હેલો, મારું નામ છે મયુર ચૌહાણ. તમે મને છેલ્લો દિવસ અને કરસનદાસ પેઇન્ડ્યુઝ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં અભિનય કરતા જોયો હશે. અત્યારે વાત કરવી છે આરાધ્યા ક્લાસીસની, જ્યાં બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ જેવી એક્ઝામની તૈયારીઓ એક જ જગ્યા પર થાય છે. અને આરાધ્યા ક્લાસીસ સાથે મારા મિત્ર છે અલ્કેશ બારોટ, એ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને જોઈન આરાધ્યા ક્લાસીસ. થેન્ક યુ. हेलो बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 1 में 8 क्वेश्चंस को कवर कर लिया था. बराबर. अब हम 9th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं. जो 9th क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन ऑक्टेट रूल, इट्स सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशन. डिफाइन ऑक्टेट रूल, इट्स limitations and significance. लिमिटेशंस और सिग्निफिकेंस भी इसकी समझनी है. तो देखिए, सबसे पहले तो ऑक्टेट रूल की बात करते हैं. ठीक है, ऑक्टेट रूल के बारे में हमें ऐसा समझना है कि कोई भी एटम जो है वो कंबाइन दो तरीके से हो सकता है. ठीक है, एटम्स जो है वो कंबाइन होते हैं दो तरीके से. एटम्स कैन कंबाइन, कौन से दो तरीके से? पहला, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अदर. बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम. या दूसरा है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, बाय इक्वल नंबर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ऐसा करने से दैट इज एटम्स कैन कंबाइन बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर, टू हैव 8 electrons in their valence shell, to have 8 electrons in their valence shell. उनकी वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, इस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन्स को या तो शेयर करते हैं या तो फिर ट्रांसफ़र करते हैं. तो इस रूल को नोन एज ऑक्टेट रूल. क्या बोला जाता है? ऑक्टेट रूल. क्यों? क्योंकि अगर इनकी वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट. तो देखिए, एटम कैन कंबाइन बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल. वो अब वैलेंस शेल के अंदर कुछ भी करके 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने का ट्राई करते हैं. इस रूल को हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल. तो देखो, इस ऑक्टेट रूल के हिसाब से कोसेल एंड लुइस नाम के दो साइंटिस्ट थे. कोसेल एंड लुइस नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस ऑक्टेट रूल के हिसाब से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थियरी दी थी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. इन्होंने इस ऑक्टेट रूल के हिसाब से ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट बॉन्डिंग के लिए थियोरी दी थी जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक थियोरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. अब देखो बच्चों, इसका लिमिटेशन और सिग्निफिकेंस जो है वो हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं. तो फिलहाल के लिए मैं उसको छोड़ देता हूँ. क्यों? क्योंकि इसकी लिमिटेशन और सिग्निफिकेंस चलाने से पहले मुझे और कुछ पॉइंट्स आपको समझाने पड़ेंगे. ठीक है, तो हम एज ऑफ नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ जाते हैं. इसके लिमिटेशन और सिग्निफिकेंस कुछ एक या दो लेक्चर ख़त्म हो जाएंगे, फिर आपको क्लियर कर दिया जाएगा. चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास आ रहा है, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन बाय वन एग्जांपल. व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, explain by one example. Explain by one एग्जाम्पल. आपको कोवेलेंट बॉन्ड क्या है
वो समझाना है किसी एक एग्जाम्पल की मदद से। तो देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हम सबसे पहले तो डेफिनेशन अटेन कर लेते हैं, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड मतलब व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय when a bond is formed by equal sharing of electrons between two atoms, electrons between two atoms, जब वो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स से बना हुआ हो तो उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तब एटम्स नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन करते हैं। नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन जो है वो अटेन करते हैं। तो समझना, जब बॉन्ड इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स से बना हुआ हो तो उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर एटम्स जो है वो नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन को अटेन करता है। चलिए एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियरली चीज़ें समझ में आएंगी। जो एग्जाम्पल है वो है डाइक्लोरीन मॉलिक्यूल। डाइक्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, आइए हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर की मदद से समझते हैं, ठीक है। क्लोरीन मॉलिक्यूल, तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, Cl2 मॉलिक्यूल। Cl2 मॉलिक्यूल कैसे बना हुआ है, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू Cl एटम्स, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्लोरीन एटम्स। दो क्लोरीन एटम्स की कॉम्बिनेशन से क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर आपका बना हुआ है। तो देखिए, क्लोरीन का अगर आप कन्फिगरेशन लिखेंगे तो क्लोरीन का कन्फिगरेशन जो है वो 17 है, मतलब नियॉन कंप्लीट 3s2 3p5। तो आप ध्यान से देखो तो क्लोरीन अगर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन अटेन कर ले तो वो नियरेस्ट नोबल गैस मतलब कि आर्गॉन जैसा कन्फिगरेशन अटेन कर सकता है, बराबर। आर्गॉन जैसा कन्फिगरेशन अटेन कर सकता है, कहने का मतलब दोनों क्लोरीन एटम यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप कर लेंगे। चलिए समझते हैं कैसे। यहाँ पर क्लोरीन, आप ध्यान से देखिए तो क्लोरीन की वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, ये आपके क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पर आपका दूसरा क्लोरीन है जिसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना उसको मैं क्रॉस मार्क से रिप्रेजेंट करूँगा तो आपको क्लियरली डिस्टिंक्शन समझ में आए। तो यहाँ पर ये जो दो क्लोरीन है वो इस तरीके से कंबाइन हो जाते हैं और क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाते हैं। जो क्लोरीन मॉलिक्यूल बनेगा उसके अंदर कैसा होगा, यहाँ पर क्लोरीन है, ये क्लोरीन के डॉट वाले खुद के इलेक्ट्रॉन्स हैं, बराबर। अच्छा, जो मैंने क्रॉस किया है वो उसके बाजू वाले क्लोरीन का है, ठीक है। तो देखना बच्चों, अब दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हो चुकी है। कैसे, अगर हम इतना पोर्शन देखें तो इस क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, बराबर। और अगर हम इतना पोर्शन देखें तो बाजू वाले क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसा करने से दोनों क्लोरीन एटम की ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गई। समझो, ये है ना एक शेयर्ड हाउस है, मतलब अगर आप और बीच में इनके कॉमन वॉल है, ये शेयर्ड हाउस और बीच में कॉमन वॉल। अगर आप इस बाजू रहेंगे तो ये वॉल जो है वो आपकी रहेगी, अगर आप उस बाजू रहेंगे तो वो वॉल जो है वो उस बंदे की रहेगी। इस तरीके से यहाँ पर क्लोरीन एटम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन की पेयर को शेयर करता है। देखिए, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पर जो मैं नीचे लिख रहा हूँ वो दिख रहा है ना, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। आपको यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो शेयर अप होता है। अब देखिए, ऐसा करने में दोनों क्लोरीन एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक शेयर करते हैं। तो अब जो कन्फिगरेशन है वो इनका
नियरेस्ट नोबल गैस मतलब आर्गन जैसा हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा ना हर क्लोरीन का, तो इनके पास नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन, चलिए इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करके लिख देता हूँ, नियॉन कंप्लीट 3s2 3p6, या तो पूरा का पूरा लिख दीजिए आर्गन के जैसा इनके पास कन्फिग्रेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑक्टेट रूल। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई वाटर के अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर लोइस डॉट स्ट्रक्चर बना करके उनके कोवैलेंट बॉन्ड बताइए कितने हैं। चलिए ठीक है, तो यहां पर आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11, राइट डाउन कोवैलेंट बॉन्ड एंड लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2O एंड CCl4 दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखिए वाटर के अंदर आपके पास दो कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं, बराबर, वाटर के पास दो कोवैलेंट बॉन्ड है और आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है उसके अंदर 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं H2O की। तो H2O में आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन हुआ है वो इसके अंदर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। अब मैं डायरेक्टली ऑक्सीजन एटम को इस तरीके से लुईस डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख देता हूँ। यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी आपके पास हाइड्रोजन है। अब देखिए हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है अपनी ड्यूप्लेट कंप्लीट करने से, यहाँ पर हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है अपनी ड्यूप्लेट कंप्लीट करने से, और ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने से। हाइड्रोजन ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है और ऑक्टेट जो है वो ऑक्सीजन कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर मैं जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्रॉस मार्क से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब इन दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख देते हैं। ऑक्सीजन के खुद के 6 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने यहाँ पर दिखा दिया, बराबर। अब यहाँ पर आपके क्रॉस मार्क के साथ हाइड्रोजन भी आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको और ज़्यादा इलाबोरेट करते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने इस तरीके से दिखा दिए हैं। ठीक है, अब हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस मार्क से दिखाते हैं। क्लियर हुआ? तो देखिए इसकी ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इसकी भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है, और अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। देखिए बच्चों यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब एक बॉन्ड होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब एक इलेक्ट्रॉन की पेयर हुई वो एक बॉन्ड, यहाँ पर भी एक बॉन्ड। अब जो बाकी के आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं ना, बाकी के आपके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं उनको आप 4 इलेक्ट्रॉन जो बच रहे हैं उनको आप इस तरीके से डॉट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो है वो नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ रहा है? वो नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करते हैं। देखो बच्चों हमारा ये क्वेश्चन पूरा हुआ, हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दिया और उसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड भी बता दिए कि भाई वाटर के अंदर देयर आर 2 कोवैलेंट बॉन्ड। वाटर के अंदर आपके पास 2 कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं। आपके पास वाटर के अंदर देयर आर 2 कोवैलेंट बॉन्ड। अब बात करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की कि भाई कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर किस तरीके की चीज़ है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, अब आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर
आपके पास 4 बॉन्ड्स होने वाले हैं, बराबर। अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। देखिए, कार्बन के पास यहाँ पर आपके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर कार्बन और उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसके आसपास क्लोरीन आ जाता है। चलिए मैं इंडिविजुअल पहले लिख देता हूँ। कार्बन के पास आपके ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर क्लोरीन की बात करें तो वहाँ पर आपके पास वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान से देखो, तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने से, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, क्योंकि 4 और 4 8 होता है ना। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन कब और ऐड कर दो तो इनकी ऑक्टेट कंप्लीट, यहाँ पे 1 और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट, 7 तो है ही। तो कहने का मतलब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने का ट्राई करता है और कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने का ट्राई करता है। चलिए देखते हैं कि वो कैसे पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर मैं कार्बन लिख देता हूँ, यहाँ पर कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लिख देता हूँ। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। चलिए डन। अब क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस मार्क से दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपका आ जाएगा क्लोरीन, इसको भी हम लोग दिखाते हैं क्रॉस मार्क से। और यहाँ पर आपके पास क्लोरीन, इसको भी हम लोग दिखाते हैं क्रॉस मार्क से। ठीक है, अब देखिए कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर ये कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट हो चुकी है। अब सबके सब हेलोजन की भी ऑक्टेट कंप्लीट है, देखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास सबके सब एलिमेंट्स की ऑक्टेट कंप्लीट है। इस क्लोरीन की, इसकी और कार्बन की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का ट्राई करें तो स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखेगा, कार्बन क्लोरीन 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 क्लोरीन। ठीक है, सबके बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर सबके सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। बताइए कोवेलेंट बॉन्ड कितने हो जाएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएंगे 4। बहुत ही सिंपल आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे को क्वेश्चन नंबर 12 में डिफरेंस बिटवीन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पूछा है। चलिए बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 12 जो मैं लिख रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा है कि मल्टीपल बॉन्ड क्या है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मल्टीपल बॉन्ड। यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड क्या है, और यहाँ पर आप डिफरेंस दीजिए, डिफरेंस बिटवीन सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का डिफरेंस प्रोवाइड करना है आपको। ठीक है, तो देखिए अगर 2 एटम के बीच में मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है, इफ मोर देन 1 pair of electron is present between 2 atoms, it is known as multiple bond। उसको हम मल्टीपल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल बॉन्ड। ये आपका डेफिनेशन हो गया। देखिए कि मल्टीपल बॉन्ड क्या है। तो अगर 2 एटम्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर से ज़्यादा या मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड अप हो तो यहाँ पर हम उसको मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं।
अब आइए डिफरेंस समझ लेते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर क्या है। चलिए यहां पर मैं लिख देता हूं सिंगल बॉन्ड, यहां पर मैं लिख देता हूं डबल बॉन्ड, और यहां पर हम लिख देते हैं ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट कर लेते हैं तो पूरा का पूरा कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं, अब दिख रहा है इसको, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर हम ले लेते हैं डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हम ले लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड। अब सब दिखेगा ना बच्चों को, तीनों के तीनों। ओके, सिंगल बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर एटम्स जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन की पेयर को शेयर करते हैं। अगर हम सिंगल बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर 2 एटम के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होती है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होती है, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पर 2 एटम्स के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होती है, मतलब ऑल टुगेदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड के अंदर इस तरीके के इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक एटम का इलेक्ट्रॉन ये होता है, दूसरे का ये होता है, यहाँ पर एक का 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से और दूसरे के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरीके से होते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रिपल बॉन्ड की तो एक एटम के 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और दूसरे के 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की पेयर है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की पेयर है और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की पेयर है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो क्लोरीन जो है वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर इस तरीके से चीज़ें जो है वो होती है जिससे आपका एक बॉन्ड बन सके दोनों के बीच में। क्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन और क्लोरीन थोड़ा सा बड़ा रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्लोरीन और क्लोरीन। ठीक है, ये इसका है। अच्छा, बाजू वाले क्लोरीन का डॉट दिखा देते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर इसकी ऑक्टेट पूरी हो गई, यहाँ पर इसकी ऑक्टेट पूरी हो गई और उन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग आया। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर अप हुई है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो शेयर अप हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर। ठीक है, अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग होता है, देखिए। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस ऑक्सीजन के अंदर भी आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दोनों 2 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर ट्रांसफर कर शेयर कर लेते हैं, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर शेयर कर लेते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ पर इन दोनों के बीच में शेयर होने की वजह से क्या होता है, यहाँ एक सॉरी है, यहाँ पे मैंने फिगर गलत ड्रॉ किया है, आई एम सॉरी। यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो शेयर अप होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन खुद के हैं और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के हैं। तो यहाँ पर इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हुई, यहाँ पर इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हुई। क्लियर हो रहा है? तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में यू कैन सी दैट देयर इज शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर आपके ऑक्सीजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो शेयर अप होता है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की पेयर शेयर अप हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन की पेयर जो है वो यहाँ पर शेयर अप हुई है। अच्छा, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के अंदर, तो नाइट्रोजन के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो इस तरीके से शेयर्ड अप होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के केस में आपके पास ट्रिपल बॉन्ड आता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 डबल बॉन्ड बनने के बाद
ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में दो डबल बॉन्ड बनने के बाद, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में दो डबल बॉन्ड बनने के बाद दो दो इलेक्ट्रॉन्स की पेयर जो है वो यहाँ पर फ्री रहती है। इसको नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनने के बाद दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों के पास फ्री रहते हैं। इसको भी नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बोला जाता है। अब इसके अंदर क्लोरीन एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन की पेयर को शेयर करके ऑक्टेट कंप्लीट करता है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो दो इलेक्ट्रॉन की पेयर को कंप्लीट करके ऑक्टेट कंप्लीट करता है, और नाइट्रोजन के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन की पेयर शेयर होती है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर हो रहा है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा है कि कौन से मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, ईथीन के अंदर और नाइट्रोजन के अंदर। आपको इनका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और दिखाना है कि किस तरीके से इनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है? मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन, यहाँ पर आपको मल्टीपल बॉन्ड्स दिखाने हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन C2H2, यहाँ पर आपको ईथीन के बीच का मल्टीपल C2H4, सॉरी ईथीन दिया हुआ है C2H4। यहाँ पर आपके पास दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो है N2 और उसके बाद है CO2। इनका मल्टीपल बॉन्ड दिखाना है N2 एंड CO2 के भाई इनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड कैसे बना हुआ होता है। पहले यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड या तो इसको हम बोल देते हैं CO2। तो देखिए CO2 में क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन लिख दीजिए, यहाँ पर आपका कार्बन लिख दीजिए और यहाँ पर आपका अगेन ऑक्सीजन लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, ये दो दो इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, तो क्या होगा, ये दोनों के पास से दो दो इलेक्ट्रॉन लेके अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ये एक जो है वो एक कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। क्लियर हो रहा है? ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, मतलब वो कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन के 2 ऑक्सीजन एटम से इस तरीके के शेयरिंग की वजह से उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। देखिए किस तरीके से होगा ये। यहाँ पर कार्बन उसका खुद का 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, और ये खुद का 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन की मदद से उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं उसको क्रॉस से दिखाते हैं। तो ये जो 2 क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 1 2 3 सॉरी, यहाँ पर इस ऑक्सीजन के इस इलेक्ट्रॉन्स को हम लिख देते हैं यहाँ पर। ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स तो थे ही, और कार्बन के उसको 2 मिल गए। चलिए अब यहाँ पर वापस से ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स को लिख दीजिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, और कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग रेड मार्कर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो है वो आपको क्या देखने को मिलता है, ऑक्टेट कंप्लीशन। ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे के पूरे हो जाएंगे कार्बन के, ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हो जाएंगे ऑक्सीजन के, और यहाँ पर ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हो जाएंगे दूसरे ऑक्सीजन के। तो बॉन्ड जो है वो किसके बीच में बना, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। देखिए 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए 2 बॉन्ड बना, यहाँ पे 2 बॉन्ड, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड, और ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन खाली है तो उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में यहाँ पर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बराबर। अब बात करते हैं इथीन मॉलिक्यूल की, जिसको बोलते हैं C2H4। बी, इथीन, या इसको
C2H4 भी बोला जाता है। इथीन या तो इसको बोला जाता है C2H4। तो देखिए यहाँ पर आपके पास कार्बन एटम है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब समझिए हाइड्रोजन जो है उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर और कार्बन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो अब ध्यान से देखिए, तो कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, हाइड्रोजन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है। मतलब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मिलके भी कार्बन के ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए यहाँ पर पहले तो 2 कार्बन एटम्स कंबाइन होते हैं और उसके साथ साथ हाइड्रोजन एटम कंबाइन होते हैं। चलिए किस तरीके से समझते हैं। यहाँ पर आपके ये कार्बन एटम हो गए, यहाँ पर आपके हाइड्रोजन को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखिए ये दोनों कार्बन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की पेयर शेयर अप हो जाएगी और बाकी का जो शेयरिंग है वो हाइड्रोजन के बीच में होगा। कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर कार्बन, यहाँ पे कार्बन, इस हाइड्रोजन को कार्बन का सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इस कार्बन का खुद का और यहाँ पर हाइड्रोजन का। चलो बात बन गई। यहाँ पर इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन की भी बात बन गई। अब कार्बन को कितने मिले? 2 इलेक्ट्रॉन। उसको कितने चाहिए थे? 4, तो अभी भी 2 बाकी ना। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाता है? तो वो इस कार्बन की मदद से लाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत ही आसान। यहाँ पर देखिए कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट हो चुकी है। 1 2 3 4 सॉरी, कार्बन की यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीशन के अंदर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी शॉर्ट है। ठीक है, और इथीन के अंदर आपके पास 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो इसको वापस से बना लेते हैं। यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर कार्बन। ठीक है, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाते हैं। यहाँ पर कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं, वो इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन हो जाते हैं। तो देखिए अब 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। चलिए अब इस कार्बन की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से कंबाइन हो जाएगा। अब इस कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट हुई है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस कार्बन की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई है। देखिए अच्छा, इस हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट कंप्लीट हुई है, इस हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट कंप्लीट हुई है, इस हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट कंप्लीट हुई है और इस हाइड्रोजन की भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हुई है। तो देखिए कार्बन, 2 कार्बन एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स की पेयर है, मतलब डबल बॉन्ड आएगा। हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की पेयर ही है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा। यहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके का। तो इस तरीके से आपका जो इथीन मॉलिक्यूल है वो बनता है। वापस से समझिएगा, कार्बन और कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की पेयर है तो डबल बॉन्ड हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन की पेयर 1 बॉन्ड होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की पेयर मतलब 2 बॉन्ड हो गया। बराबर, ये दिखा दिया। हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की पेयर ही है, इसीलिए हमने इसको सिंगल बॉन्ड की मदद से रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल बच जाता है, डाइनाइट्रोजन, जिसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। इसके लिए हम इसको अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है। बराबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसका कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। बच्चों इसके अंदर एक और मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इथाइन। बराबर, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। डी, इथाइन। तो इथाइन जो है उसका फॉर्मूला है C2H2। ठीक है, इथाइन का फॉर्मूला है वो है C2H2। तो यहाँ पर कार्बन के पास यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर अप कर लेता है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर अप कर लेता है। तो देखो इससे कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन मिलना बाकी है। समझना, कार्बन को टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ऐसा करने से उसको 2 इलेक्ट्रॉन तो मिल गए, लेकिन अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन मिलना बाकी है। तो कार्बन के पास क्या होगा, इस तरीके का
चीज़ जो है वो बन जाएगा, कार्बन के पास इस तरीके का चीज़ बन जाएगा। अब ऐसा करने से देखिए इस कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई है, इस कार्बन की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई है, इस हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट कंप्लीट हुई है और यहाँ पर इस हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट कंप्लीट हुई है। समझिएगा, कार्बन की वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, बराबर। अगर आपको इसको स्ट्रक्चर को नहीं समझ में आया तो बहुत आसानी से भी समझा सकते हैं। देखिए कार्बन की वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था और इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है, यहाँ पर ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है। तो अब दोनों के पास 3-3 इलेक्ट्रॉन बचे, वो 3-3 इलेक्ट्रॉन वो म्यूचुअली शेयर कर लेते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आपके पास इस कार्बन की ऑक्टेट पूरी हो गई है। देखिए यहाँ पर इस कार्बन की ऑक्टेट पूरी हो गई है, यहाँ पर इसकी ड्यूप्लेट पूरी हो गई है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आपका इथाइन मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन हो गया है। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की पेयर शेयर है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 1 ही इलेक्ट्रॉन की पेयर शेयर अप है, इसीलिए यहाँ पर आपका 1 बॉन्ड बनेगा। तो ओवरऑल इथाइन मॉलिक्यूल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बराबर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमको क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 14 में हमको बोला है गिव कंडीशंस फॉर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बाय लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो देखिए कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आपने ऑलरेडी समझ लिया है कि ये बॉन्ड जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। कंडीशंस फॉर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? तो द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड इज formed by equal sharing of electrons, equal sharing of electrons। पहली कंडीशन ये है कि भाई जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ईच एटम शुड शेयर एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। ईच एटम मस्ट शेयर एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक एटम जो है वो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो कंडीशन है कि कंबाइनिंग एटम जो है, कंबाइनिंग एटम शुड हैव या शुड गेन नोबल गैस कन्फिगुरेशन। उसको नोबल गैस कन्फिगुरेशन मिलना चाहिए। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए 3 कंडीशन है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर की मदद से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहला, कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। दूसरा, हर एलिमेंट जो है वो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करना चाहिए। और दूसरा जो है थर्ड कंडीशन जो है वो यह है कि कंबाइनिंग एटम जो है उसके पास नोबल गैस कन्फिगुरेशन आना चाहिए जब वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयर को शेयर करता है तब, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के 14 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के 14 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। रेस्ट ऑफ द कंटेंट को हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिलीवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक कंटिन्यूअसली पढ़ते रहिएगा। कुछ भी डाउट है तो यू कैन रीच मी एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे अहेड। बाय बाय।